सोचिए, साहित्य की दो बहुत बड़ी नॉवेल्स और दोनों का टाइटल लगभग एक जैसा। लेकिन मजे की बात यह है कि ये दोनों ही अदृश्य होने का बिल्कुल अलग अलग मतलब बताती हैं। एक में अदृश्य होना विज्ञान की वजह से है, तो दूसरे में समाज की वजह से। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। ये सवाल तो हम सबने कभी ना कभी सोचा ही होगा, है ना? अदृश्य होने की ताकत और उसके खतरे। ये सोचना ही कितना मजेदार है कि अगर कोई देख ना पाए तो क्या कुछ किया जा सकता है। तो ये हैं वो दो किताबें जिनकी हम बात कर रहे हैं। H.G. वेल्स की द इनविजिबल मैन जो 1897 में आई और उसके ठीक 55 साल बाद 1952 में आई राल्फ एलिसन की इनविजिबल मैन। टाइटल में सिर्फ एक द का फर्क है, लेकिन इनकी कहानियों में जमीन आसमान का अंतर है। एक साइंस फिक्शन है तो दूसरी पहचान की तलाश की कहानी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले बात करेंगे वेल्स की और उनके वैज्ञानिक आतंक की। फिर एलिसन के सामाजिक शून्य को समझेंगे, देखेंगे कि ये दो तरह की अदृश्यता आखिर है क्या, और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि देखे जाने में असल में कितनी ताकत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं H.G. वेल्स की क्लासिक साइंस फिक्शन हॉरर कहानी की। यहां पर जो अदृश्य होना है ना, वो एक साइंटिफिक खोज है, एक ऐसा वरदान जो बहुत जल्दी एक अभिशाप में बदल जाता है। बेल्स का जो हीरो है ग्रिफिन, वो मैड साइंटिस्ट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मतलब एक ऐसा जीनियस जो अपनी नॉलेज को अपने फायदे के लिए यूज करता है और सही गलत की उसे कोई परवाह ही नहीं है। उसकी कहानी आप कह सकते हैं एक तरह की वार्निंग है कि बिना मोरालिटी के नॉलेज कितनी खतरनाक हो सकती है। तो होता क्या है कि ग्रिफिन जो एक जीनियस साइंटिस्ट है, वो खुद को गायब करने का फॉर्मूला ढूंढ निकालता है और बस ये साइंटिफिक चमत्कार एक हथियार बन जाता है। उसे लगता है कि अब जब कोई उसे देख ही नहीं सकता तो वो जो चाहे कर सकता है। जो एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, वो देखते ही देखते पावर की भूख बन जाती है। और देखिए ग्रिफिन खुद क्या कहता है। उसके अपने शब्द ही काफी हैं ये समझने के लिए कि उसके इरादे क्या थे। वो इसे किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करने का तो सोचता भी नहीं, उसके लिए तो ये पूरी आज़ादी थी, कुछ भी करने का लाइसेंस था। पावर मिलते ही वो पूरी तरह से करप्ट हो गया और फिर उसका नैतिक पतन बहुत तेजी से होता है। वो अपने ही पिता से चोरी करता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं और ग्रिफिन उसे कोई पछतावा नहीं होता। इसके बाद तो वो बस गिरता ही जाता है। हमले, लूटपाट, मर्डर, कुछ भी। उसका प्लान था पूरे ब्रिटेन पर एक आतंक का राज कायम करना। वो पूरी तरह से एक विलन बन चुका था। लेकिन एक मिनट रुकिए, जरा सोचिए, क्या हो अगर अदृश्य होना कोई चॉइस ही ना हो? अगर ये कोई सुपर पावर नहीं बल्कि एक मजबूरी हो जो किसी पर थोप दी गई हो? बस यहीं से हमारी दूसरी कहानी का दरवाजा खुलता है। अब आते हैं राल्फ एलिसन के नॉवल पर। यहां इनविजिबिलिटी कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है, ये एक सोशल रियलिटी है, एक कड़वी सच्चाई। ये ऐसी अदृश्यता है जो अंदर से नहीं बल्कि बाहर से, समाज की तरफ से किसी पर लाद दी जाती है। एलिसन के नॉवल की ये पहली लाइनें ही सब कुछ कह देती हैं। नरेटर कहता है, मैं अदृश्य हूं, समझे? सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग मुझे देखने से इनकार करते हैं। मतलब वो फिजिकली गायब नहीं है, वो अदृश्य इसलिए है क्योंकि समाज अपने प्रेजुडिसेस की वजह से उसे उसकी पहचान को देखना ही नहीं चाहता। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वाली जो सोशल इनविजिबिलिटी है, ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये ऑपरेशन है, जुल्म है जो नस्लवाद से पैदा होता है। ये एक ऐसी हालत है जहां किसी की इंसानियत को ही खारिज कर दिया जाता है क्योंकि लोग उसे असलियत में नहीं बल्कि सिर्फ एक स्टीरियोटाइप की तरह देखते हैं। और यही इस नॉवेल का मेन स्ट्रगल है। इसका जो हीरो है, जिसका कोई नाम नहीं है, वो एक अश्वेत आदमी है। उसकी पूरी जर्नी बस अपनी पहचान खोजने की है, एक ऐसे समाज में जो उसे देखना ही नहीं चाहता। उसकी लड़ाई बस इतनी सी है कि लोग उसे उसकी असलियत में देखें, ना कि किसी बनी बनाई इमेज में। तो अब इन दोनों तरह की इनविजिबिलिटी को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है पावर और दूसरी तरफ है पावरलेसनेस, यानी बेबसी। एक ही कॉन्सेप्ट, लेकिन ये दोनों कहानियां इंसानियत के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाती हैं। सबसे पहले सोर्स क्या है? कहां से आई ये अदृश्यता? ग्रिफिन के केस में ये उसका अपना बनाया हुआ एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, लेकिन एलिसन के नरेटर के लिए, उसके लिए ये समाज का नस्लवाद है, लोगों की भेदभाव वाली नजरें हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। ग्रिफिन ने इस पावर को खुद चुना अपने फायदे के लिए और वो इसका गलत इस्तेमाल करता है। वहीं दूसरी तरफ एलिसन का हीरो इस पर थोपी गई इनविजिबिलिटी से लड़ रहा है।
तो एक के लिए ये एक हथियार है और दूसरे के लिए एक बोझ। और आखिर में नतीजा क्या निकलता है? दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ग्रिफिन की पावर उसे बर्बादी की तरफ ले जाती है, वो अपनी इंसानियत ही खो बैठता है, जबकि एलिसन के नैरेटर का जो दर्द है वो उसे खुद को ढूंढने के सफर पर ले जाता है, जहां वो अपनी पहचान को दोबारा बनाने की कोशिश करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों कहानियां आज भी इतनी जरूरी क्यों हैं? दशकों बाद भी ये हमें क्यों इतना कुछ सिखाती हैं? मुझे लगता है इसका जवाब देखे जाने की ताकत में छिपा है। फिर चाहे वो ताकत का गलत इस्तेमाल हो या देखे जाने के लिए किया जाने वाला संघर्ष। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। वेल्स की कहानी एक चेतावनी है कि बिना नैतिकता के साइंटिफिक तरक्की कितनी खतरनाक हो सकती है। वहीं एलिसन का नॉवल नस्लवाद पर एक जबरदस्त चोट है और ये दिखाता है कि पहचान की लड़ाई कितनी मुश्किल हो जाती है जब समाज आपकी इंसानियत को ही ना माने। सीधी सी बात है, एक कहानी है जरूरत से ज्यादा पावर होने के खतरों की और दूसरी कहानी है पावर के बिल्कुल ना होने के दर्द की। और ये कहानियां हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हमारी आज की दुनिया में हम किसे देखने से इनकार करते हैं? कौन है वो लोग या वो समूह जिन्हें हम अपने प्रेजुडिसेस की वजह से या अपनी सहूलियत के लिए अनदेखा कर देते हैं? ये दोनों नॉवेल्स हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने आसपास ज़्यादा ध्यान से देखें। शायद असली सवाल यही है कि हम देखना चुनते भी हैं या नहीं।